बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम सेकंड ईयर का चैप्टर है जिनाज़ विजन ऑफ पाकिस्तान। और इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट डिस्कस किया था, चैप्टर वन। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो सेकंड चैप्टर जिनाज़ विजन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम समरी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस विद आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Unit 2, Jinnah's Vision of Pakistan. Mr. Jinnah gave expression to his vision of Pakistan in a speech delivered by him in Karachi to the Constituent Assembly on 11th August 1947. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, देखो इसने एक स्पीच दी थी, कब दी थी? कराची में, और डेट मेंशन की गई है 11th अगस्त 1947 में। तो यही चीज़ आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। फेडरल बोर्ड के MCQs में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो जिन्ना ने स्पीच दी थी वो कौन से डेट को दी थी? 11th अगस्त 1947 आपके माइंड में होना चाहिए। आफ्टर द पार्टीशन का मतलब है बंटवारा। ही डिलीवर्ड हिज स्पीच इन द कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। मतलब ये चीज़ भी आप लोगों को याद रहना चाहिए कि जो हमारे क़ायद आज़म हैं वो क्या थे? वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। ये भी आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मिस्टर जिन्ना या क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। In his speech, he pointed out the two main functions of the Constituent Assembly. First function was to फ्रेम अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब इस चैप्टर में क्या है, देखो इसमें इसने दो जो मेन फंक्शंस है, दो जो मेन चीज़ें असम्बली में जो डिस्कस की थी इसने, वो क्या थी? एक ये कि इसने कहा कि भाई पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है आइन, जैसे 1956 का आइन है, 1973 का है, इसी तरह 1962 का है, ठीक है। तो ये सारे आइन्स हैं। अब अभी जो रिसेंटली चल रहा है, जो पाकिस्तान में जो आइन चल रहा है, वो 1973 का चल रहा है कि 1971 है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं अब ये आ रहा कि 71 है या 73, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। द सेकेंड फंक्शन वॉज टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी एज द फेडरल लेजिस्लेटर ऑफ द कंट्री। फिर उसने फेडरल की बात की जो आजकल है, ठीक है, जो जिसको हम कानून साजी कहते हैं, उस चीज़ की बात की। अकॉर्डिंग टू हिम गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। दूसरा फिर एक ये पॉइंट है कि गवर्नमेंट यानी जो हुकूमत है उसको जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है कंट्री में मेंटेन करना चाहिए, यानी बरकरार। मतलब एक मुल्क है तो उसमें लॉ होना चाहिए, कानून होना चाहिए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। In this way, the government of Pakistan would be able to protect the life, property and religious beliefs of the people in a better way. तो इसका क्या मतलब है? जब कानून होंगे तो कानून से क्या होगा? लोगों के जो रिलीजियस बिलीव्स है, यानी लोग जो मज़हब, यानी सपोज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, डिफरेंट कम्युनिटी के, तो वो उनके जो राइट्स है वो भी महफूज रहेंगे जब लॉ होगा, ठीक है। यानी दूसरी आपकी प्रॉपर्टी महफूज रहेगी, आपके रिलीजियस बिलीव्स महफूज रहेंगे और लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। द सेकेंड ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू फिनिश द कर्स ऑफ ब्राइब। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट में इसने बताया कि भाई जो करप्शन है वो ख़त्म होनी चाहिए। करप्शन, ब्राइबरी एंड नेपोटिज्म फ्रॉम द सोसाइटी। यहाँ पे एक वर्ड मेंशन हुआ है, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का क्या मतलब है? देखो सपोज़ अगर आपका कज़न है, आप कहते हो कि यार मेरा कज़न जो है जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, सपोज़ आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो आप कहते हो कि यार मेरा कज़न जो है, हालांकि आपका कज़न उस चीज़ का हकदार नहीं होता, तो आप क्या करते हो? उसकी सिफारिश लड़ाते हो, क्या करते हो? किसी और को कहते हो कि भाई मेरा कज़न है, उसको जो है ये जॉब आपने दिलवानी है। तो ये जो है मतलब नेपोटिज्म का सिंपल मतलब है फेवरेटिज़म, यानी जो बंदा उस चीज़ का हकदार नहीं हो आप उसको वो चीज़ दिलवा देते हो, ठीक है। अब ये कोई जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो ये जो है नेपोटिज्म में आता है। क़ायद आज़म ने क्या कि भाई ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट को यानी हमें ख़त्म करनी चाहिए। सबसे पहले करप्शन है, फिर उसके बाद इसने कहा कि भाई क्या कहते हैं, नेपोटिज्म जो है ख़त्म होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि रिलीजियस बिलीव्स लोगों के जो है महफूज होने चाहिए, यानी उनके जो अक़ीदे हैं, यानी लो जो जब कानून होगा तो ये सारी चीज़ें महफूज होगी। और उसके बाद प्रॉपर्टी। According to Qaid, the only solution to India's constitutional problem was to divide the subcontinent into two nations. फिर इंडिया की बात की गई है, ऑब्वियसली एक पाकिस्तान बन गया, दूसरा इंडिया बन गया, तो ये टू नेशंस थ्योरी हो जाती है। He said that there would be only disaster. Disaster का मतलब है तबाही।
फॉर हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स इफ़ दे लिव इन यूनाइटेड इंडिया। तो इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया में मुस्लिम या हिंदू एक साथ रहेंगे, उस वक्त ओबियसली सिर्फ इंडिया था, पाकिस्तान तो नहीं बना था, तो वो एक तबाही होगी। क्यों? क्योंकि उनके अलग मज़हब, लाइक उनके अलग बिलीव्स हैं रिलीजन को लेके, ठीक है, इसी तरह हमारे अलग है। तो इसलिए इसने कहा टू नेशन थ्योरी ये बहुत ज़रूरी, यानी दो कौमी नज़रिया। He said that they should work in cooperation with one another for the author and progress। लेकिन उसने ये कहा कि इसका ये मतलब नहीं कि दुश्मन यानी एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है खुशहाली लानी चाहिए, मतलब चाहे वो गवर्नमेंट चला रहा है या इंडिया की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, ये आपस में मिलजुल के रहे, ठीक है। मतलब शायद ये मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि मुल्कों का तो बंटवारा हो गया था, ठीक है, यानी पाकिस्तान और इंडिया बन गया था, लेकिन उसके बावजूद ये क्या कह रहे हैं कि भाई मतलब एक प्रोग्रेस, एक प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए दूसरे दोनों ममालिक में, और प्रोग्रेस के लिए एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए, तरक्की के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। What were the two main functions of the first Constituent Assembly of Pakistan as mentioned by Muhammad Ali Jinnah in his speech? So यहाँ पे इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका ये है, Mr. Jinnah referred two main functions of the Constituent Assembly in the beginning of the speech. At first it had, ये हमने वैसे समरी में डिस्कस कर दिया था कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी जिसको हम कहते हैं आइन होना चाहिए, मुस्तकबिल का आइन बनाना चाहिए असम्बली को। दूसरा जो है फेडरल लेजिस्लेचर, ये भी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था। It would act as a full and complete sovereign body। दूसरा सवाल है, what is the unprecedented cyclonic revolution which Quaid-e-Azam has talked about in his speech? Why did he call it is unprecedented? The plan of partition of India into two states was called unprecedented cyclonic revolution by Mr. Jinnah। अब यहाँ पे दो स्टेट यानी इंडिया और पाकिस्तान जब बन गए थे, तो इसको इसने क्या दे, अनप्रेसिडेंटेड, नाकाबिले यकीन, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है नाकाबिले यकीन, साइक्लोनिक रेवोल्यूशन बाय मिस्टर जिन्ना। ही कॉल्ड इट अनप्रेसिडेंटेड विच मीन्स नोबडी कुड थिंक ऑफ टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन सब कॉन्टिनेंट। यानी उसका ये ख्याल था कि भाई कोई सोच ही नहीं सकता था कि दो स्टेट्स बनेंगे, यानी दो ममालिक बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। इट वाज अ वेरी लार्ज प्लान, इट इन्वॉल्व्ड अ ह्यूज रेवोल्यूशन। इस यानी एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत होती है, कितने लोग मर गए थे, चाहे वो पाकिस्तान के साइड से थे या इंडिया के साइड, लाखों लोग मरे हैं, ठीक है, जैसे वो ट्रेन का वाक़या है, और भी बहुत इंसिडेंट है। अ लार्ज पॉपुलेशन वाज डायरेक्टली इफेक्टेड बाय इट, यानी एक बड़ी आबादी जो है इससे इफेक्ट हुई थी। हाउ डिड Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स अबाउट ब्राइबरी, करप्शन एंड नेपोटिज्म एंड जॉबरी, और विच लेगेसी डज मिस्टर जिन्ना? ये दो तरह के सवाल आते हैं, ठीक है, दोनों का एक ही जवाब है, एक यहाँ तक है और दूसरा यहाँ है, ठीक है। विच लेगेसी डज मोहम्मद अली जिन्ना रेफर टू हिज स्पीच? मिस्टर जिन्ना टोल्ड अबाउट द लेगेसी ऑफ प्री पार्टीशन इंडिया पास्ड ऑन टू पाकिस्तान। Pakistan inherited the great evils of nepotism and jobbery, ठीक है। अब यहाँ पे नेपोटिज़म का मैंने आपको ऑलरेडी मतलब बता दिया, ठीक है, ये वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही है कि ये नेपोटिज़म जो है नहीं होना चाहिए मुल्क पे, करप्शन जो है हमने ख़त्म करनी। दीज आर दी हार्मफुल इवल्स एंड लाइक पोजीशन फॉर अ स्टेट। ही एम्फसाइज्ड दैट नेपोटिज़म एंड जॉबरी मस्ट नॉट बी टॉलरेटेड बाय एनी कॉस्ट। तो बहुत ही सख्ती से इसने कहा है कि नेपोटिज़म को जो है बिल्कुल ख़त्म करना है हमने, ठीक है। और दूसरा जो है जॉबरी वगैरह, यानी किसी को जॉब वगैरह देना जो उस चीज़ का हकदार ना हो, आप उसको वो चीज़ दे रहे हैं। सिमिलरली एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस मस्ट नॉट बी टॉलरेटेड, यानी आप किसी और से सिफारिश लगवाते तो ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। टॉलरेटेड मतलब नाकाबिले बर्दाश्त, यानी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। What were Muhammad Ali Jinnah's views about the partition of India? Describe in a few lines। अब Quaid-e-Azam ने पार्टीशन के बारे में क्या कहा है? मिस्टर जिन्ना हैड क्लियर कट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यूज़ अबाउट द डिवीजन ऑफ इंडिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यूज़ थे उसके। उसने क्या कहा? इन हिज व्यू देयर वाज नो अदर सोल्यूशन एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसने कहा कि भाई कोई सोल्यूशन है ही नहीं, आपस में लड़ रहे हैं, तो इससे बेहतर है पार्टीशन हो जाए। It was the only workable and long-term solution of India's constitutional problem. He strongly hoped that the future history would prove it justified। और इसने ये भी कहा था कि फ्यूचर में लोगों को पता चले कि मैंने पार्टीशन क्यों की थी। जैसे आज पार्टीशन हुई है ना, मतलब सपोज 1947 में पार्टीशन हुई, तो आज कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सही हुआ है, कुछ कहते हैं कि नहीं भाई गलत हुआ है। तो आप ये कमेंट में बता सकते हैं कि पार्टीशन पाकिस्तान बनना ये एक अच्छी बात है या नहीं, या पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए था, यानी उसके साथ इंडिया के साथ ही उसको होना चाहिए था। तो ये आपसे एक सवाल भी पूछा जा सकता है। एनी आइडिया ये, लेकिन Quaid-e-Azam का ये मानना है कि लोग जो है फिर, यानी मेरे जो मैंने पार्टीशन की थी, यानी पाकिस्तान बन गया था, तो लोग जो है इसको ओबियसली अप्रिशिएट करेंगे।
Any idea of a united India could not prove successful. It would result into sheer collapse and destruction. Moreover, the problem of minorities could not be solved without the division of India. फिर माइनॉरिटीज़ यानी जो दूसरे जो कम्युनिटीज़ है, जैसे क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, ठीक है, अब पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं। मेजॉरिटीज़ में क्या है, मेजॉरिटीज़ में मुस्लिम आ जाते हैं। What in the eyes of the Quaid-e-Azam was the biggest hindrance in the way of India to attain freedom of the foreign occupation? तो यहाँ पे इस सवाल का मतलब क्या है, इस सवाल का जवाब क्या है? The people of India were mutually divided into different communities and he's enabled the English to keep them enslaved for a long period. अब ये क्या है? देखो, जब इंडिया नहीं यानी पाकिस्तान नहीं बना था, इंडिया भी नहीं था, इंडिया ओबियसली अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, ठीक है, यानी सारे जितने भी, चाहे वो पाकिस्तान के थे या इंडिया के थे, सारे अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। तो वो मतलब उनको उन्होंने इनस्लेव बनाया था, ग़ुलाम बनाना। इनस्लेव का मतलब है ग़ुलाम बनाना। द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स वर डिवाइडेड इन डिफरेंट सेक्शंस। दोनों को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। इट वाज अ बिग पॉपुलेशन ऑफ 400 मिलियन सोल्स बट लेक ऑफ यूनिटी caused them prolonged slavery। यानी 400 मिलियन लोग थे, लेकिन फिर भी ये लोग, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये लोग जो थे स्लेव बने हुए थे, यानी ग़ुलाम बने हुए थे। किसके? अंग्रेज़ों के। दिस वाज द बिगेस्ट हिंड्रेंस टूवर्ड्स अटेनिंग फ्रीडम। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब एक किस्म का आपको एक टर्निंग पॉइंट भी मिल रहा है कि भाई 400 मिलियन हो के भी हम लोग जो हैं इनके ग़ुलाम हैं, तो इससे बेहतर है अपनी आज़ादी हासिल कर ले। Describe Quaid-e-Azam's views about the minorities as expressed in his address to the first Constituent Assembly। यानी माइनॉरिटीज़ के बारे में Quaid-e-Azam ने क्या कहा है, जो 11 अगस्त 1947 में जो कराची में इसने स्पीच दी थी। Muhammad Ali Jinnah talks about the minorities in a completely liberal, political and secular manner. In division, it was impossible to avoid the question of minorities being in one state or the other. But the division was unavoidable and there was no other solution. He hoped that all the differences will vanish with the passage of time. The communities should forget the past, bury their hatched and work for the welfare of the masses. All people will become the citizen of new state with equal political rights. इसका सिंपल मतलब ये है, देखो ये आप लोगों ने ख़ुद लिखना है, लेकिन मैं आपको उर्दू में इसका बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब पाकिस्तान बन गया था तो लोग सोच रहे थे कि भाई अब माइनॉरिटीज़ के साथ क्या होगा, यानी जो अक़लियत है उनके साथ क्या होगा। अक़लियती जो लोग हैं, जिन जैसे हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, जो पाकिस्तान की तरफ आ गए थे। ओबियसली पाकिस्तान में ज़्यादातर मुसलमान हैं, तो उस वक्त भी ओबियसली ज़्यादातर मुसलमान थे। तो लोग क्या सोच रहे थे कि भाई इनका क्या बनेगा। क़ायद-ए-आज़म ने साफ साफ बता दिया कि भाई इनका जो है क्या सीन है। इनका ये बनेगा कि इनको जो है पॉलिटिकली, यानी इनको भी सियासत में पूरा के पूरा हिस्सा दिया जाएगा, यानी ये सियासत कर सकते हैं, ठीक है, यानी न्यू स्टेट के लिए काम कर सकते हैं। पाकिस्तान बन गया था, तो क़ायद-ए-आज़म ने क्या किया कि ये जो है पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मेंशन है। What kind of freedom does Muhammad Ali Jinnah envision for the people of Pakistan in general? Mr. Jinnah envisioned political freedom for the people of Pakistan. They would forget their past angularities. They would live peacefully as citizens of a new state. They would forget the differences of color, caste or creed and become citizens of new state with equal rights, privileges and obligations. If this was achieved, there would be no end to the progress of Pakistan. अच्छा, ये तो क़ायद-ए-आज़म का ख्वाब था कि भाई जब पाकिस्तान बनेगा तो क्या होगा। जब पाकिस्तान बनेगा तो लोग एक दूसरे से मोहब्बत होगी, ठीक है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे। लेकिन सब कुछ इसके ऑपोजिट हो रहा है। अगर आप देखें ना, आजकल क्या हो रहा है, पाकिस्तान के वही हालात हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे ये चीज़ इसने क्या बताया कि चाहे कलर किसी का काला है, वाइट है, यानी सफ़ेद है, जो भी कलर है उसका, सांवला है, जो भी हो, या किसी भी कास्ट से, चाहे पठान हो, सिंधी हो, बलोची हो या पंजाबी हो, कश्मीरी हो, गिलगिती हो, या क्रीड या किसी भी मज़हब से हो, चाहे क्रिश्चियन हो, तो उसका ये मानना था, यानी सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे के जो है यानी पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। लेकिन देखो आजकल क्या हो रहा है, मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह, जो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। तो ये चीज़ें इस क्वेश्चन में मेंशन है। What does Muhammad Ali Jinnah mean by Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims? Explain. अब इसका क्या मतलब है? Mr. Jinnah meant that all people would become citizens of a new state with equal rights। यानी equal rights जो है, जब नया स्टेट बनेगा तो सबको equal rights मिले, यानी बराबर के हकूक़ मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, मौके दिए जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएगी। Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Hindus. It meant that they would forget their political difference of the past,
बेस्ड ऑन रिलीजन दे वुड गेट इक्वल सिटीजनशिप राइट्स इन इक्वल। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जैसे पास्ट में क्या था कि भाई हिंदू है तो हिंदू की मदद करेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम की मदद करेगा। तो इसने बताया कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब नया स्टेट बनेगा यानी पाकिस्तान जब बनेगा तो उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हिंदू जो है मुस्लिम की मदद करेगा, मुस्लिम जो है हिंदू की मदद करेगा। ठीक है, यानी अक़लियती, जब अक़लियत यानी माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है तो यहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ें नहीं होगी। फिर आखिरी सवाल है, आफ्टर रीडिंग दिस इंपॉर्टेंट स्पीच ऑफ द क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना व्हाट डू यू थिंक वाज इज़ विजन ऑफ पाकिस्तान। तो ये आपके लिए एक सवाल है, ये इसका पूरा जवाब भी मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया है, तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। बाकी ये अपने वर्डिंग में भी आप लिख सकते हैं। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप इसको अपनी वर्डिंग में भी, यानी स्पीच के बाद आपके क्या राय है कि वाकई पाकिस्तान जो है तरक्की कर रहा है, यानी आप कुछ ना कुछ आप बता दें अपने आप से। Read the last paragraph of this speech and states as to what were the guiding principles of the Quaid Azam Muhammad Ali Jinnah. Also elaborate the significance of these principles. After reading the last paragraph, we come to know that ये भी एक लास्ट पैराग्राफ के बारे में पूछा गया, ये इसका जवाब है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। नेक्स्ट चैप्टर जो है फिर सोलिटरी रैपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।